मध्यकालीन कवि देव की दो रचनाओं को, पहला हंसी की चोट और दूसरा सपना नामक शीर्षक को पढ़ा। अब इनकी तीसरी रचना है दरबार। दरबार क्या होता है ये हम सभी जानते होंगे। जो राजा के दरबार में दरबार लगता है उसे हम राज दरबार कहते हैं। तो शीर्षक से स्पष्ट है कि यहाँ जो भी कवि देव ने कहा होगा वो राज दरबार के विषय में ही कहा होगा। तो सबसे पहले मैं दरबार की पंक्तियों को बोर्ड पर लिखती हूँ और फिर उसका वाचन करने के बाद उसके भावार्थ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनका शीर्षक है, ये देव चैप्टर का तीसरा भाग है, दरबार। ये दरबार कहते हैं साहिब अंध, साहिब अंध। साहिब अंध मुसाहिब मूक, मुसाहिब मूक। और आगे कहते हैं सभा बहिरो, सभा बहिरो। सभा बहिरी, रंग रीझ को माच्यो, रंग रीझ 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 को माच्यो। आगे है भूल्यो तहाँ भटक्यो घट, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट, घट अवघट, अवघट। बूढ़ी बे को कहूँ कर न बाच्यो, को कहूँ कर्म न बाच्यो, बाच्यो। आगे की पंक्ति है भेष ना सूझियो, भेष ना सूझियो। कहियो समझियो ना, कहियो समझियो
ना। बतायो सुनियो, बतायो सुनियो न। कहाँ रुचि राच्यो, कहाँ रुचि राच्यो। आगे की पंक्ति है बच्चों, देव तहो निबरे नट की बिगड़ी मति। देव तहो देव तहो निबरे निबरे नट की मति, मति को सगरी निसी नाच्यो, को सगरी निशी नाच्यो। बच्चों, ये पंक्तियां भी ब्रज भाषा में रचित है, क्योंकि रीतिकालीन अधिकांश कवि ब्रज भाषा में ही लिखते थे। उस समय ब्रज भाषा का ही प्रचलन था, इसलिए साहित्य की रचनाएं ब्रज भाषा में हुआ करती थी। तो ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं, ये भी ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं। तो आइए पहले हम इसके शब्दों का अर्थ जान लें। सबसे पहले साहिब, साहिब राजा को कहते हैं। साहिब मतलब परमात्मा, मालिक, राजा आदि सब होता है। यहाँ पर साहिब राजा से संबंधित है, साहिब शब्द। दूसरा है शब्द मुसाहिब। मुसाहिब का अर्थ होता है बच्चों मुसाफिर, या फिर मुसाहिब का एक अर्थ होता है मुंह लगने वाले कर्मचारी, मतलब राजा के नजदीकी कर्मचारी। और मुंह का मतलब होता है चुप, जो मुंह मतलब चुप। फिर बहरी मतलब बहरा, बहरी का अर्थ है बहरा। उसके बाद रंग रीझे, रंग रीझे ये जो दो शब्द है, इसका अर्थ हुआ बच्चे भोग विलास में मस्त। रंग रीझना मतलब भोग विलास में मस्त होना। उसके बाद बाच्यो, एक यहाँ पर एक शब्द है बाच्यो। इस बाच्यो शब्द का अर्थ है बचा। फिर सगरी, सगरी शब्द है आपका भेष ना सुझियो कहियो समझियो ना, ना बतायो सुन ना रुचि राच्यो। देव तहाँ निवरे नट की मति सगरी। ये जो सगरी शब्द है बच्चों, इसका अर्थ जो है वो सारी। सगरी का मतलब सारी, मतलब पूरी। और निशी मतलब रात। निशी शब्द जो है, ये जो है इसका मतलब है रात। और बिगड़ी मति मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, बिगड़ी मति। भेष न सुझियो कहियो समझो न बतायो, तहाँ देव निवरे नट की मति को सगरे निशी बिगड़ी मति। शाही मुख सभा भेरे रंगरीज नाच्यो, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट पगट बड़िवे को खाऊं कर न नाच्यो। भेष न सुझियो कहियो समझियो न बतायो सुनियो रुचि। देव तहाँ निवरे नट, देव तहाँ निवरे नट की बिगड़ी
मती, नटकी, निगरे, नटकी, निगरे, नटकी, बिगड़ी मती। बिगड़ी मती हो सगली, सगली निशी, निशी नाची, नाची। तो सगली मतलब पूरा, और बिगड़ी मती, ये जो है बिगड़ी मती मतलब बुद्धि का भ्रष्ट होना, और नाचियों का अर्थ नाचना स्पष्ट है। उसके बाद हम लोग आते हैं नाचियों मतलब नाचते हैं। अब हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। चूंकि हम लोग पिछले क्लास में जाने कि कविदेव जो है वो रीति काल के दरबारी कवि थे, आश्रयदाताओं के दरबार में वो रहते थे। तो स्वाभाविक है कि जो कवि आश्रयदाता के दरबार में रहेगा उसको उस दरबार की समझ जरूर होगी। तो यहाँ कवि देव कहते हैं कि साहिब अंध, मुसाहिब मूक, सभा बहिरी, रंग रीझ को माच्यो, कि राजा जो है वो अंधा है और उसके मूल लघु कर्मचारी जो है वो चुप है। सभा बहिरी, और जो सभा है वो बहिरी है। रंग रीझ को माच्यो, और ये सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। राजा, उसके मूल लघु कर्मचारी और सभा सभी भोग विलास में आकंठ डूबे हुए हैं। और बच्चों, जो भी व्यक्ति भोग विलास में आकंठ डूबा रहेगा उसको काव्य कला या किसी भी तरह के गुण की जानकारी निश्चित रूप से अगर शून्य नहीं तो कम जरूर होगी, क्योंकि उसका ध्यान तो भोग विलास में लगा हुआ है। आगे की पंक्ति है, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट अवघट, बूढ़े बेको काहू कर न बच्चो। यहाँ पर कवि देव कह रहे हैं कि एक तो वहाँ के दरबारी कवि जो हैं वो सब भोग विलास में डूब गए हैं और डूबकर काव्य कला के प्रति बिल्कुल भी काव्य कला के प्रति एकदम अनजान है। मतलब काव्य कला इनको समझ नहीं रह गई है। कारण ये है कि इनका ध्यान ही उस और नहीं है, ये विवेकी नहीं रह गए हैं। सभी काव्य कला के गहराई को, सौंदर्य को भूल गए हैं और सभी इसके प्रति अकर्मण्य है। देखिए, काहू कर न बच्चे, मतलब एक तो वो भूल गए हैं, ऊपर से इसको जानने के लिए कर्म ही नहीं करना चाहते, मतलब प्रयत्न भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो भूल गए हैं, भटक गए हैं और इस भटकन से वापस भी नहीं आना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बूढ़े बेको काहू कर न बाचे, इन डूबे हुए लोगों को, इन काव्य कला से अनभिज्ञ लोगों को इसको जानने के लिए कर्म करना भी आवश्यक समझ में नहीं आता है। आगे कहते हैं, भेष न सूझियो कहियो समझियो ना, बतायो सुनियो ना, कहाँ रुचि रखियो। कविदेव कहते हैं कि इन्हें अपने वेशभूषा की भी चिंता नहीं है, मतलब ये सभ्यता पूर्वक अपनी वेशभूषा को रखे, इसकी भी चिंता इन्हें नहीं है। भेष न सूझियो कहियो समझियो ना, और कहने पे ये समझते भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि ऐसा सही नहीं है तो ये समझते भी नहीं है, मतलब समझना चाहते भी नहीं है।
बतायो सुन लो ना, और बताने पर सुनते भी नहीं है। कहाँ रुचि राज्य, और कहते हैं कि मुझे काव्य में रुचि है, जो कि सरासर गलत है। इनको काव्य की कोई पहचान नहीं है, सिर्फ मुंह से कहते हैं कि मुझे रचनाओं में रुचि है। देव तहां निभरे नटकी, बिगड़ी मती को सगरी निसी नाचियो। आगे कवि कहते हैं कि इन्हें काव्य कला की तो समझ नहीं है, क्योंकि सभी भोग विलास की ओर आकर्षित है। देव तहां निभरे नटकी, नट की भांति ये भोग विलास में डूबे हुए हैं, इसलिए इनकी बुद्धि जो है वो मारी गई है, इनकी बुद्धि समाप्त हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए रात दिन नट की भांति, नट किसे कहते हैं? कठपुतली को। आप लोग कठपुतली देखे हैं? कठपुतली के सिर में एक धागा बंधा रहता है और नट जो है वो उसको नचाते रहता है, तो कठपुतली उसके इशारे पे नाचती है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इस दरबार में जो है वो सबकी बुद्धिमती जो है वो भ्रष्ट हो गई है, और सब दिन रात नट की भांति भोग विलास के पीछे नाचते रहते हैं, अर्थात उसमें मग्न रहते हैं। इन्हें काव्य कला की पहचान कराना असंभव है, क्योंकि इसकी रात दिन वो इस पे मग्न रहते हैं, भोग विलास में डूबे रहते हैं, और इनकी सारी मति मारी गई है। बच्चों, इस कविता से यह स्पष्ट होता है कि कविदेव जिस दरबार में रहते थे, वहाँ के राजा से, वहाँ के कर्मचारियों से, वहाँ के सभाओं से ये बहुत ही दुखी थे, क्योंकि एक कलाकार की पहचान उसकी कला होती है, और जब उसकी कला का मान सम्मान नहीं किया जाए, उस कला का, उनकी कला का पारखी कोई ना मिले, तो वह कलाकार का कोई मोल नहीं रह जाता है उस कलाकार का, क्योंकि उसका मोल करने वाला कोई हो तभी तो उस कलाकार का मोल होगा। तो कविदेव अपने दरबारियों से, राजा से, मंत्री से, सभासदों से बहुत ही दुखी थे, और उसी का परिणाम है ये रचना दरबार। क्योंकि यहाँ पर साहिबन, मुसाहिब, मूक, सभा बहिरी, अंधा, बहिरा और चुप, ये शब्द, इन शब्दों से पता चलता है कि देव अब जिस आश्रयदाता के पास रहते थे, उस जिस समय ये रचना लिखी गई, उस आश्रयदाता को कला की कद्र नहीं थी। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं बच्चों कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि या लेखक वही लिखता है जो वो समाज में देखता है, जिस तरह के वातावरण में वो रहता है, उसके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग रहते हैं, उसकी लेखनी से भी वैसे ही शब्द प्रस्फुटित होते हैं। इसीलिए तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। तो बच्चों, ये तो 3 शीर्षक में कविदेव की रचना जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा, हंसी की चोट, दूसरा पढ़ा सपना, और इस क्लास में हमने जाना कविदेव की तीसरे शीर्षक दरबार। अब हम लोग आइए इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न जो है वह है, हंसी की चोट
प्रश्न पहला, हंसी हंसी की चोट सिवैये ने चित्रित सिवैये में चित्रित विरहिणी की कृष्णा का वर्णन अपने शब्दों में दीजिए। दूसरा प्रश्न है, सपना कवित्व में किस प्रसंग का वर्णन हुआ है? सपना कवित्व में वर्णन हुआ है। फिर तीसरा प्रश्न है, नायिका कब फूली नहीं समा रही है? प्रश्न तीसरा, नायिका कब फूली नहीं समा रही है? यह है प्रश्न तीसरा। चौथा प्रश्न है, दरबार सवैया में, प्रश्न चौथा, दरबार सवैया में किस प्रकार के दरबारी वातावरण की ओर संकेत है? किस प्रकार के दरबारी वातावरण की ओर संकेत है? पांचवा प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न है, यहाँ साहिब को अंधा क्यों कहा गया है? यहाँ साहिब को अंधा क्यों कहा
छठा प्रश्न है, नट की बिगड़ी मति से कवि का क्या आशय है? नट की बिगड़ी मति से कवि का क्या आशय है? आप सभी प्रश्नों को साथ साथ उतारते जाएं, मैं इसके उत्तर को आप लोगों को समझाऊंगी। तो चलिए पहले हम लोग इन 6 प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हंसी के चोट सेवैये में चित्रित विरहनी की कृष्णता का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको पिछले क्लास में बताई थी कि कृष्णता का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि हंसी की चोट में कवि विरहनी नायिका की पीड़ा मतलब दर्द का मार्मिक चित्रण किया है। मतलब ऐसा चित्रण जो मर्म को छू जाए, तो लिखेंगे मार्मिक चित्रण किया है। और कृष्ण के विरह में उसके शरीर के वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि 4 तत्व समाप्त हो गए, जो मैं आपको पिछले क्लास में बताई थी। 4 तत्व समाप्त हो गए हैं और केवल आशा रूपी आकाश, एक ही तत्व बचा है, आकाश। आशा रूपी आकाश तत्व के सहारे प्राण शेष है। सिर्फ आकाश के सहारे उसके प्राण बचे हुए हैं, वो मरी नहीं है। उसमें कृष्ण से मिलन की आशा शेष है, बची हुई है, जिसके कारण वह अभी जीवित है। उसके चेहरे की हंसी समाप्त हो गई है और शरीर अत्यंत दुर्बल एवं छिन्न हो गया है। मैंने बताया था तन की तनुता गई। आपको याद होगा पिछले क्लास में ही बताई थी कि कवि कहते हैं कि तन की तनुता गई, मतलब तन मतलब शरीर और तनुता मतलब दुबला। तो यहाँ पर जो कहें कि हंसी की चोट से सेवैये में चित्रित विरहणी की कृष्णता मतलब दुर्बलता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, सपना कवित्व में किस प्रसंग का वर्णन है? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नायिका सपना देख रही है और सावन का महीना है, रिमझिम बूंदें बरस रही है और वो देखती है कि कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ झूला झूलूंगा। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि सपना कवित्व में कवि ने निद्रावस्था में, नींद में हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो नींद के अवस्था में गोपी के सपने में कृष्ण के संयोग एवं वियोग का अद्भुत वर्णन किया है। सपने में ही कृष्ण से संयोग होता है और उसके बाद जब नींद खुलती है तो कृष्ण से वियोग हो जाता है। तो आप लिखेंगे कि स्वप्न में संयोग और नींद खुलने पर वियोग का चित्रण किया है। गोपी सावन की ऋतु में अपने सपने में कृष्ण को देखती है और उसके सामने झूला झूलने का कृष्ण प्रस्ताव रखते हैं। अचानक ही नींद भंग हो जाती है, अर्थात नींद खुल जाती है और जिसके कारण उनका सपना टूट जाता है और वो कृष्ण के विरह में पश्चाताप करने लगती है, वो बेचैन हो जाती है। फिर है नायिका कब फूली नहीं संभालेगी। ये भी सपना शीर्षक से ही प्रश्न है बच्चों कि नायिका, आप देखेंगे कि उसमें पंक्ति थी फूली ना समानी। जब कृष्ण कहते हैं आज झूलिबे को चलो, आज झूलने को चलो, ये कृष्ण का ये वाक्य सुनकर गोपी जो है वो फूली नहीं समाती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों कि नायिका जब सावन ऋतु में सपने में श्री कृष्ण को देखती है जो उससे अपने साथ झूला झूलने का आग्रह करते हैं, तब वह फूली नहीं समाती, क्योंकि नायिका की खुशी का कारण यही है कि कृष्ण उसके साथ झूला झूलने के लिए कहते हैं। लेकिन आँख खुलने पर ना तो कहीं बादल दिखाई देते हैं
और न ही श्री कृष्ण। इस प्रकार कृष्ण से मिलन का सुखद सपना टूटने पर नायिका अत्यंत दुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका 14 क्वेश्चन है, दरबार सवैया में किस प्रकार के दरबारी का वर्णन है। तो दरबार तो अभी आपने इसी क्लास में पढ़ा है कि दरबार कविदेव जो है वो किस प्रकार के दरबार की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर है, आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे कि दरबार सवैया में कवि के युग के, मतलब जिस काल में कवि थे उसी काल के बारे में लिख रहे हैं। तो दरबार सवैये में कवि के युग के दरबारी वातावरण का सजीव चित्रण हुआ है। उस समय किस प्रकार का दरबार हुआ करता था, कला की कद्र वहाँ पर कैसे होती थी, आदि बातों को अपने कलम से कवि ने उकेरा है। तो हम लिखेंगे उसको कि दरबारी वातावरण का सजीव चित्रण हुआ है और उस समय के कला विहीन भोग विलास युक्त दरबारी प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है। मतलब कला की कोई कद्र नहीं है और सिर्फ भोग विलास में लोग लिप्त हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सभासद हो, सभी भोग विलास में लिप्त हैं और उन्हें कला की कोई कद्र नहीं है, ऐसे लिखेंगे। और सभी अकर्मण्य हो गए हैं, कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ भोग विलास में डूबे रहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ साहिब को अंधा क्यों कहा गया है। मैंने बताया था आपको कि साहिब का अर्थ है राजा, वैसे कई अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ पर साहिब का अर्थ राजा से लिया गया है। तो आपका प्रश्न है कि यहाँ साहिब को अंधा क्यों कहा गया है। तो हम इसका प्रश्न लिखेंगे, यहाँ उत्तर लिखेंगे कि यहाँ साहिब को अंधा इसलिए कहा गया है क्योंकि कला के प्रति राजा स्वयं अनजान है, वह भोग विलास में मग्न है। इसी कारण सभी दरबारी की भोग विलासी प्रवृत्ति बन चुकी है। आप एक बार जान लीजिए कि अगर घर का मालिक बिगड़ जाए तो घर के अन्य सदस्य ना बिगड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादा संभावना है कि सभी बिगड़ जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि राजा को ही यहाँ अंधा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें स्वयं कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी, कला से अनजान थे वे और भोग विलास में मग्न हैं। इसी कारण दरबारी भी भोग विलासी प्रवृत्ति के बन चुके हैं और कला का ह्रास हो रहा है, कला का विकास नहीं ह्रास हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर साहिब को अंधा कहा गया है। अगला प्रश्न है, नट की बिगड़ी मति से कवि का क्या आशय है। क्या आशय, आशय मतलब कि क्या मतलब है। तो नट की बिगड़ी मति का मतलब यह है कि लोगों की बुद्धि मारी जा चुकी है, ज्ञान की आंखें खत्म हो गई है और इसलिए राजा से दरबारी तक सभी नट की भांति भोग विलास के पीछे नाच रहे हैं। सभी जैसे नट किसी के धागे के सहारे नाचता है, उसका अपने पर बस नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ जिस दरबार में कविदेव रहते थे उस दरबार के लोग भी नट की भांति हो गए हैं, भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। इसलिए कहा गया है कि नट की बिगड़ी मति, मतलब सभी की मति बिगड़ गई है। अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में कृष्ण के हंसते हुए मुंह लेकर चले जाने से कृष्ण के हंसते हुए
मुंह फेर कर चले जाने से, मुंह फेर कर चले जाने से गोपिका ने क्या कुछ खो दिया। गोपिका ने क्या कुछ खो दिया और क्या कुछ खो दिया और क्या उसके पास शेष रह गया, और क्या उसके पास शेष रह गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में प्रश्न है, सपना कवित्व का भाव सौंदर्य से सौंदर्य लिखिए। सपना कवित्व का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य लिखिए। इस दो प्रश्न पे भी हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, कृष्ण के हंसते हुए मुंह फेर कर चले जाने से गोपिका ने क्या कुछ खो दिया और क्या उसके पास शेष रह गया। हम लोगों ने पढ़ा था इसको हंसी की चोट में, पहला शीर्षक हंसी की चोट में। तो कृष्ण के हंसते हुए मुंह फेर कर चले जाने से गोपिका ने शरीर के 5 तत्वों में से 4 तत्वों को खो दिया। हम लोग जाने थे कि यह अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कौन कौन से तत्वों को खो चुकी थी? सबसे पहले वायु को खो चुकी थी, दूसरा जल तत्व रोलोकर्जन तत्व को खो चुकी थी, और शरीर कृशकाय हो गया था, दुबला हो गया था, मतलब पृथ्वी तत्व को खो चुकी थी, जिसके कारण तेज भी उनका कम हो गया था, तो अग्नि तत्व को भी खो चुकी थी। तो हम इसको लिखेंगे कि गोपिका ने शरीर के 5 तत्वों में से 4 तत्व वायु, जल, तेज, भूमि को खो दिया। तो क्या बचा? केवल आकाश बचा, मतलब आशा बची, और वही शेष रह गया। अर्थात गोपिका ने कृष्ण के मिलन के सुख को खो दिया। अब केवल मिलन की आशा ही उसके मन में शेष बची है, जो उसे विरह में जीवित रखे हुए है। 8वां प्रश्न है, सपना कवित्व का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। सपना कवित्व का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। इसमें भी कृष्ण का ही जिक्र है। वो स्वप्न में देखती है कि वर्षा की बूंदें, सावन का महीना है, वर्षा की बूंदें गिर रही है और कृष्ण से झूला झूलने के लिए कह रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि प्रस्तुत कवित्व में कवि ने गोपी के स्वप्न में कृष्ण के संयोग मतलब मिलना, संयोगावस्था एवं वियोगावस्था का सुंदर चित्रण किया है। और स्वप्न में कृष्ण को देखना, कृष्ण द्वारा गोपी से झूला झूलने का आग्रह करना, लेकिन स्वप्न टूटते ही कृष्ण का विरह उनके मन में पीड़ा की सृष्टि करता है। कृष्ण के मिलन का सुख समाप्त होने पर स्वप्न भंग होते ही गोपी कसक उठती है, मतलब दुख से कातर हो जाती है। अब शिल्प सौंदर्य, ये आपका भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्व में कृष्ण और गोपी के संयोग एवं वियोग का एक साथ चित्रण करके कवि ने श्रृंगार के दोनों रूपों का, संयोग रूप और वियोग रूप, दोनों रूपों का सुंदर चित्रण किया है। कोमल कांत, कोमल कांत मतलब ऐसी पदावलियां जिसको सुनना कानों को प्रिय लगे, कानों को प्रिय लगे। तो कोमल कांत साहित्यिक ब्रजभाषा माधुर्य गुण से ये परिपूर्ण है। झहरी झहरी, गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा स्थान स्थान पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। गोपिका की स्थिति का अस्वाभाविक वर्णन सवैये में अतिशयोक्ति अलंकार की पूर्ति करता है, क्योंकि जल तत्व खत्म हो जाना, अग्नि तत्व खत्म हो जाना, पृथ्वी तत्व खत्म हो जाना, ये सब अस्वाभाविक स्थिति है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार की पूर्ति करता है। कवित्व छंद में रचित प्रस्तुत पद अत्यंत मार्मिक बन गया है। तो हमारा इसमें भाव सौंदर्य जो है वो कृष्ण और राधा का, कृष्ण गोपिका का स्वप्न में मिलना है और स्वप्न भंग होने पर विरह है। और शिल्प सौंदर्य में जो है उनकी भाषा मधुर है, कोमल का ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ये हो गया हमारा 8 प्रश्नों का उत्तर। इसके अलावे भी आपको कई प्रश्न मिलेंगे, जैसे सगरी निसी नाच्यों से कवि का क्या आशय है आदि। तो मैं आप लोगों को कविता के भाव समझा चुकी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब उन सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो ये था काव्य खंड। काव्य खंड से मैंने पिछले क्लास में भी आपको कई पाठों को पढ़ाया, जिसमें आपका ये काव्य खंड का तीसरा भाग था। देव, ये काव्य खंड का तीसरा भाग है। इसी तरह से गद्य खंड का आज तीसरा भाग, दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे, अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन। तो अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन को हम पूरा तो इस क्लास में नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अमरकांत जी के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूँ। तो आइए हम लोग अमरकांत जी के विषय पर चर्चा करते हैं। ये गद्य खंड का दूसरा पार्ट है। गद्य खंड का दूसरा पार्ट अमरकांत।
बच्चों, आज हम लोग ये अमरकांत पे ही चर्चा करते हैं। अमरकांत आधुनिक युग के लेखक हुए हैं और उन्हीं की रचना है दोपहर का भोजन अर्थात मध्याह्न भोजन, जो हम लोग दोपहर में भोजन करते हैं, मध्याह्न भोजन। उसी के विषय में ये अपनी कहानी में लिखे हैं और आज हम लोग जानेंगे कि इनका जीवन परिचय। ये प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी का जो जन्म है जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ था। मतलब ये जो अमरकांत जी हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक बलिया जिला है और उस जिले में एक गांव है नगरा, जहां पर ये आज़ादी से पहले 1925 ईस्वी में जन्मे थे। इनका जन्म हुआ था। तो इनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा, इसको आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये आप लोग को कंपटीशन में भी प्रश्न पूछता है कि वास्तविक नाम, अमरकांत जी का वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा। लेकिन ये रचनाएं अमरकांत जी के नाम से की। इनका वास्तविक नाम तो श्री राम वर्मा था, लेकिन इन्होंने रचनाएं जो लिखी वो अमरकांत के नाम से लिखी है और इसी के नाम से ये ज़्यादा जाने भी गए। फिर उन्होंने अपनी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो बलिया में ही की। स्वाभाविक है कि अधिकांश लोग अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से करते हैं, जैसा इन्होंने भी किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA पास की। फिर किशोर अवस्था से ही कहानी लिखना शुरू कर दिया। जब ये किशोर अवस्था मतलब 12 से 18 वर्ष के बीच के रहे होंगे, क्योंकि किशोरावस्था की अवधि वही होती है, लिखना शुरू कर दिए। वे आगरा से प्रकाशित होने वाले, जो आगरा से प्रकाशित होती थी दैनिक समाचार पत्र। दैनिक समाचार पत्र वैसे पत्र को कहते हैं जो हर दिन निकलती है। तो उस दैनिक समाचार पत्र सैनिक से जुड़ गए और यहीं से वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। वे अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। जब वो छात्र थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। इनकी आजीविका की यदि हम बात करें तो अमरकांत जी ने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। ये इनकी आजीविका का साधन थी। इसी दौरान कहानी पत्रिका, उस समय कहानी पत्रिका जो है वो निकलती थी, उसके भी संपादन से ये जुड़े। उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री, अमरकांत जी की कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री, को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में
पुरस्कृत किया गया। फिर इनकी साहित्यिक विशेषताओं की यदि हम बात करें तो अमरकांत जी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से एक है, क्योंकि नई कहानी आंदोलन जब चली तो उसमें कई कवियों ने सहयोग दिया। उसमें से एक कवि अमरकांत जी भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाए। शहरी और ग्रामीण, शहर का भी और गांव का भी जीवन के यथार्थ चित्रण में उन्हें सफलता मिली। आप लोग को मैं बता दूं बच्चों कि अमरकांत जी एक ऐसी शख्सियत है जो प्रेमचंद जी के बाद यथार्थ कहानी लिखने में हस्त सिद्ध है। ये ग्रामीण और शहरी जीवन के मध्यम वर्गीय परिवारों के विषय में इतनी बारीकी से लिखते हैं जैसे कि जीवन में वो घटित होता है। आप जब उनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनकी कहानी को पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि उनकी कहानी को आप देख रहे हैं, क्योंकि उनका उनकी कहानियों में आंचलिक शब्द होते हैं। आंचलिक शब्द का अर्थ होता है क्षेत्रीय शब्द, मतलब आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की भाषा का भी प्रयोग करना। जैसे अभी आप लोगों ने इससे पहले देव की रचना को पढ़ रहे थे जो ब्रज भाषा का था, तो अगर मान लीजिए कि कोई हिंदी क्षेत्र का कवि, ब्रज भाषा भी हिंदी क्षेत्र है लेकिन वहाँ की बोली है ब्रजी, तो ब्रज का भी प्रयोग करे, तो वो जो ब्रज का प्रयोग किया तो वो आंचलिक शब्द हुए, आंचलिक वाक्य हुए, आंचलिक मुहावरे हुए। तो अमरकांत जी अपनी कहानियों में आंचलिक शब्दों का, आंचलिक वाक्यों का भी प्रयोग, आंचलिक मुहावरों का भी प्रयोग करते थे, जिससे उनकी कहानी में जीवंतता आ जाती थी। आप उनकी कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये उनकी लेखनी का जादू है, ये उनकी लेखन शैली की विशेषता है। तो आगे मध्यवर्ग के जीवन में वास्तविक विसंगतियां, जो जो विसंगति है उसका इन्होंने बेजोड़ विलक्षण शक्ति से व्यक्त किया है उनके जीवन के यथार्थ को। तो जैसे समाज में फैली हुई अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने कहानियों में व्यक्त किया। अमानवीय, जैसे कि अब कोई आपके सामने भूखा मर रहा है और आपके पास जरूरत से ज़्यादा भोजन है, फिर भी हृदय में ये टिस नहीं उठना कि वो भूखा है, मैं भोजन दे दूँ उसे। ये अमानवीय व्यवहार है। किसी से अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई काम करता है, नौकरी करता है, तो उससे मीठा व्यवहार न करके हर समय कड़वा बोलना आदि, या फिर छोटे बच्चों से काम करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम मानवीयता के अंतर्गत आती है। और पाखंड का मतलब है कि ऐसे कृत्यों को करना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, पाखंड करता है। मतलब वो वैसा है नहीं जैसा दिखाना चाहता है। मैं अंदर से गलत हूँ और बाहर से दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो उसे हम पाखंड कहेंगे। तो अमानवीयता, पाखंड आदि, हृदयहीनता, दूसरे के लिए कोई दर्द न होना, दूसरे के दुख में दुखी ना होना, दूसरे के सुख में सुखी ना होना, ये हृदयहीनता है। तो इन सभी पहलुओं को इन्होंने अपने कहानियों में व्यक्त किया है। अमरकांत जी ने यथार्थवादी ढंग से अपनी अभिव्यक्ति दी है, मतलब उसमें कोई लाभ लपेट नहीं, कोई आवरण नहीं, बिना आवरण की सच्चाई, यथार्थवाद। इनकी रचनाएं जो हैं वो अमरकांत की प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। फिर सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी और बीच की दीवार आदि इनके उपन्यास हैं। इन्होंने इसके अलावे बाल साहित्यों की भी रचना की।
ऐसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ जो जिक्र हुआ है इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं का जिक्र किया गया है। तो इनकी जो रचना हम लोगों को पढ़नी है बच्चों, उसका नाम है दोपहर का भोजन, जो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको जितनी भी जानकारी इस कक्षा में दी गई आप उसे हृदयंगम करेंगे, अपने मस्तिष्क में बिठाएंगे और आगे भविष्य के लिए उसको संजोकर परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मैं मिलूंगी। और मैं बता दूं कि मैं +2 उच्च विद्यालय बनियाडीह से हिंदी व्याख्याता रेणु कुमारी हूँ। क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में अपना परिचय दिया था, इस कक्षा में अपना परिचय नहीं दी थी, तो मेरा परिचय है कि मैं बनियाडीह +2 उच्च विद्यालय की हिंदी व्याख्याता हूँ। धन्यवाद बच्चों, मैं फिर मिलूंगी अगली कक्षा में।